नमस्कार और स्वागत है। आज हम समय में एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं, सीधे प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में। हम्म। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम हजारों सालों के सफर को समझने की कोशिश करेंगे, उन अहम पड़ावों और बदलावों को जानेंगे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, आज के भारत की नींव रखी। बिल्कुल। ये सफर वाकई बहुत लंबा है। हम पाषाण युग की धुंधली शुरुआत से शुरू करेंगे और फिर 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय तक आएंगे अच्छा। और देखेंगे कि कैसे इंसानी बस्तियां पहले गांव बनी, फिर गांव शहर बने, फिर राज्य उभरे, बड़े बड़े साम्राज्य बने और फिर बिखर भी गए। इस पूरी प्रक्रिया में समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ तक कि लोगों के सोचने के तरीकों में भी कैसे जबरदस्त बदलाव आए, उन्हीं मुख्य बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, पाषाण युग से। वो समय जब इंसान के औजार सिर्फ पत्थर के थे। ये बहुत ही लंबा दौर था, है ना? हाँ, लाखों साल, बहुत लंबा। इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला है पुरा पाषाण काल, मतलब पेलियोलिथिक। तब इंसान पूरी तरह शिकारी संग्राहक था, गुफाओं में रहता था। जैसे भीमबेटका में हमें इसके निशान मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं। हाँ, भीमबेटका की गुफाएं। फिर आया मध्य पाषाण काल, यानी मिजोलिथिक। इस समय तक मौसम थोड़ा बदला, थोड़ा गर्म हुआ। शिकार के लिए अब थोड़े छोटे और नुकीले पत्थर के औजार बनने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स, अच्छा। और एक और जरूरी बात, पहली बार हमें पशुपालन के कुछ शुरुआती सबूत मिलते हैं, जैसे आदमगढ़ और बागौर जैसी जगहों से। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में। और फिर आया नवपाषाण काल, न्योलिथिक। हाँ, इसे तो क्रांति कहा जाता है। ऐसा क्या खास हुआ इस दौर में? क्रांति, हाँ बिल्कुल क्रांति। इसलिए क्योंकि यहीं से इंसान ने पहली बार व्यवस्थित तरीके से खेती करना सीखा और ज्यादा जरूरी, एक जगह टिककर बसना सीखा। अच्छा। आप सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। शिकारी संग्राहक से अन्न उत्पादक बनना। मेहरगढ़, जो आज बलूचिस्तान में है, वहां से करीब 7000 ईसा पूर्व पुराने गेहूं, जौ और कपास की खेती के सबूत मिले हैं। ये बहुत पुरानी बात है। 7000 ईसा पूर्व? हाँ, और फिर मिट्टी के बर्तन बनने लगे, कपड़े बुनने की शुरुआत हुई। कश्मीर के बुर्ज होम में तो लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, पिट ड्वेलिंग्स जिन्हें कहते हैं। शायद कड़ाके की सर्दी से बचने का तरीका रहा हो। तो कह सकते हैं कि यहीं से सभ्यता की असली नींव पड़ी। पत्थर के बाद फिर एंट्री हुई धातु की, तांबा। तो अब हम आ गए ताम्र पाषाण युग में, चाल्कोलिथिक एज। क्या इस दौर में गांव थोड़े और व्यवस्थित हुए पिछले दौर के मुकाबले? कुछ हद तक हाँ। बस्तियां अभी भी ज्यादातर ग्रामीण ही थी, पर पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा योजनाबद्ध बसावट दिखती है कहीं कहीं। कुछ जगहों पर किलाबंदी के भी निशान मिले हैं। किलाबंदी भी? हाँ, और जैसे महाराष्ट्र में इनाम गांव है, वहां कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे लगता है कि शायद वो फसल बारी बारी उगाते थे, क्रॉप रोटेशन जिसे कहते हैं। और सिंचाई के भी बहुत सीमित प्रयास दिखे हैं। लेकिन ये लोग उस स्तर की शहरी सभ्यता नहीं बना पाए जैसी हमें बाद में हड़प्पा में दिखी। हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। देखिए, तांबा आ गया था, खेती भी हो रही थी, थोड़ी बहुत प्लानिंग भी थी। फिर ये हड़प्पा जैसे बड़े शहर क्यों नहीं बना पाए? क्या कमी रह गई? देखिए, इसके पीछे कुछ ठोस कारण लगते हैं। एक तो थी भौगोलिक स्थिति। ये संस्कृतियां ज्यादातर उन इलाकों में पनपी जहां जमीन थोड़ी सख्त थी, जैसे दक्कन की काली मिट्टी या राजस्थान की जमीन, और बारिश भी उतनी ज्यादा नहीं होती थी। अच्छा। अब तांबे के औजार पत्थर से तो बेहतर थे, पर इतने मजबूत नहीं थे कि ऐसी जमीन को आसानी से और गहराई तक जोत सकें। दूसरा, एक तकनीकी सीमा भी थी। ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना नहीं सीख पाए थे, या उसका इस्तेमाल बहुत सीमित था। कांसा तांबे से कहीं ज्यादा सख्त और उपयोगी होता है। सिंचाई व्यवस्था भी बहुत विकसित नहीं थी। तो मतलब खेती बस गुजारे लायक थी? हाँ, कह सकते हैं, खेती बस गुजारे लायक होती थी। इतनी अतिरिक्त उपज, मतलब सरप्लस, नहीं हो पाती थी जो बड़े शहरों को, बड़े पैमाने पर व्यापार को या अलग अलग तरह के कारीगरों को बड़े स्तर पे सपोर्ट कर सके। समझ गया। और फिर इसी पृष्ठभूमि में उभरती है कांस्य युग की वो महान सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पन सिविलाइजेशन। भारत की पहली नगरीय क्रांति। यहाँ तो सब कुछ हैरान करने वाला है। बिल्कुल। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे प्लानेट शहर, एकदम ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें जो समकोण पर काटती थी,
ढकी हुई नालियों का सिस्टम, विशाल स्नानागार, अन्नागार और वो धोलावीरा का जल प्रबंधन, वो तो कमाल ही था। निश्चित रूप से यहाँ कई चीजें एक साथ हुईं। एक तो कांसे की बेहतर तकनीक इनके पास थी, दूसरा सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। हर साल बाढ़ आती थी, नई मिट्टी बिछ जाती थी, तो खेती करना आसान था। शायद उस समय बारिश भी आज से बेहतर होती थी। इन सब ने मिलकर एक जटिल शहरी समाज को जन्म दिया और इनका इलाका भी बहुत बड़ा था। आप सोचिए, उत्तर में मांडा जम्मू में से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में सुतका गिंडोर जो पाकिस्तान ईरान सीमा पर है से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक। बाप रे, बहुत बड़ा इलाका था। हाँ, बहुत बड़ा। और इनकी अपनी एक लिपि भी थी जिसे हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या चित्राक्षर लिपि कहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसी के हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। लिखावट तो है पर हम उसे समझ नहीं सकते। इतना विकसित समाज इतने बड़े इलाके में फैला हुआ, फिर अचानक जैसे गायब सा हो गया। ये पतन कैसे हुआ? शहर वीरान हो गए, लिपि भुला दी गई, ये कैसे हुआ? ये आज भी मतलब इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का विषय है। लेकिन जो सबसे स्वीकृत मत है वो है पर्यावरणीय गिरावट का, इकोलॉजिकल डेग्रेडेशन। पर्यावरण कैसे? ऐसा माना जाता है कि बढ़ती आबादी की जरूरतों के लिए और शहरों में जब पक्की ईंटें इस्तेमाल होती थीं, उन्हें पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए होंगे। अच्छा, ईंटें पकाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। हाँ, बहुत ज्यादा लकड़ी। इससे शायद जलवायु परिवर्तन हुआ, बारिश कम हो गई, नदियां या तो सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। जैसे सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है, उपजाऊ जमीन धीरे धीरे रेगिस्तानी होने लगी। तो मतलब खेती खत्म? बिल्कुल। जब खेती का आधार ही खत्म हो गया तो इतने बड़े शहर कैसे टिकते? लोग शायद छोटे छोटे समूहों में पूर्व और दक्षिण की तरफ चले गए होंगे और धीरे धीरे शहरी जीवन की जो खासियतें थीं, जैसे नगर नियोजन, लिपि, मानक वजन और माप, वो सब खत्म हो गईं। क्या इस पर्यावरणीय गिरावट वाले सिद्धांत पर सभी विशेषज्ञ सहमत हैं या कोई और पहलू भी हो सकता है, जैसे कोई हमला या कुछ और? देखिए, ये सबसे प्रमुख सिद्धांत है जिसके पक्ष में काफी पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि सूखे के निशान, नदियों के बदले हुए रास्ते। हालांकि कुछ विद्वान बाहरी आक्रमण जैसे आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत पहले बहुत चलता था, पर अब उसे ज्यादातर लोग नहीं मानते। कुछ लोग महामारी या व्यापार में गिरावट जैसे अन्य कारणों को भी सहायक मानते, लेकिन पर्यावरणीय बदलाव को मुख्य कारण माना जाता है। ये दिखाता है कि कैसे सभ्यता का प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता होता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, हड़प्पा के पतन के बाद अब हम आते हैं वैदिक काल पर, वैदिक पीरियड। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत तो हमारे वेद हैं, खासकर ऋग्वेद। शुरुआत ऋग्वेदिक काल से होती है। हाँ, ऋग्वेदिक काल जो मोटे तौर पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस दौर की जानकारी हमें मुख्य रूप से ऋग्वेद से मिलती है, जो सबसे पुराना वेद है। ठीक। आर्य कहे जाने वाले लोग इस समय सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और एक पौराणिक नदी सरस्वती का इलाका। अच्छा। इनका जीवन उस समय मुख्यतः पशुचारण पर आधारित था, समाज कबीलाई था और ये काफी हद तक घुमंतु या अर्ध घुमंतु थे, मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते थे ज्यादातर। समाज सरल था। राजा, जिसे राजन कहते थे, वो कबीले का मुखिया होता था, जिसे शायद लोग चुनते थे। कोई स्थायी सेना या नियमित टैक्स व्यवस्था नहीं थी उस समय। संपत्ति का मुख्य रूप गायें थीं। गायें, अच्छा। फिर एक बड़ा बदलाव आया, लोहे का इस्तेमाल। इसने तो शायद सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल, लोहा एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हुआ और फिर उत्तर वैदिक काल मतलब लेटर वैदिक पीरियड, जो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला, इसका प्रयोग बढ़ने लगा। अच्छा। अब लोहे की कुल्हाड़ी से गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, खासकर ऊपरी गंगा के मैदानों में। और लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई संभव हुई। इससे खेती का उत्पादन बहुत बढ़ गया। तो अब कृषि ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई? हाँ, अब कृषि मुख्य पेशा बन गई।
लोग गंगा यमुना दुआब जैसे उपजाऊ इलाकों में स्थायी रूप से बसने लगे और जो छोटे कबीलाई राज्य थे जिन्हें जन कहते थे वो अब मिलकर बड़े क्षेत्रीय राज्य यानी जनपद बनने लगे। और इस बदलाव का असर समाज पर भी पड़ा होगा। मैंने सुना है कि वर्ण व्यवस्था इसी दौर में ज्यादा कठोर हो गई थी। हाँ, समाज पहले से ज्यादा जटिल हो गया। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक, क्षत्रिय, शासक, योद्धा, वैश्य, किसान, व्यापारी, शिल्पकार और शूद्र, सेवक, ये विभाजन ज्यादा स्पष्ट और कठोर हो गया। जो ऋग्वैदिक काल में शायद कर्म पर आधारित और थोड़ी लचीली रही होगी, वो अब जन्म पर आधारित होती गई। जन पर आधारित? हाँ, और यज्ञों में कर्मकांड और पशु बलि बहुत ज्यादा बढ़ गईं। महिलाओं और शूद्रों की स्थिति में भी गिरावट आई। उन पर कई सामाजिक और धार्मिक पाबंदियां लग गईं, जैसे उन्हें वेदों का अध्ययन करने या उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं रहा। ओह, इसी बढ़ती जटिलता, खर्चीले यज्ञों और पशु बलि के विरोध में एक तरह का वैचारिक मंथन भी शुरू हुआ। ये हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपनिषदों ने कर्मकांड के बजाय ज्ञान मार्ग और आत्मा परमात्मा के गहरे चिंतन पर जोर दिया, और इसी ने आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों के उदय के लिए जमीन तैयार की। तो लोहे का व्यापक इस्तेमाल, धान की रोपाई जैसी नई तकनीकें, इनसे खेती में जो जबरदस्त बढ़त हुई, जैसे आपने कृषि अधिशेष एग्रीकल्चरल सरप्लस कहा, उसने क्या संभव किया? मुझे लगता है यहीं से फिर बड़े राज्यों और शहरों का रास्ता खुला होगा, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। यही वो अतिरिक्त अनाज था, वो सरप्लस, जिसने न केवल बढ़ती आबादी का पेट भरा बल्कि समाज में एक ऐसे नए वर्ग को जन्म दिया जो सीधे खेती पर निर्भर नहीं था, जैसे व्यापारी, शिल्पकार, सैनिक, प्रशासक। इसी अधिशेष ने बड़े शहरों के विकास और उनके रखरखाव को संभव बनाया, व्यापार बढ़ा, लेन देन के लिए पहली बार सिक्के इस्तेमाल होने लगे, आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स जिन्हें कहते हैं। सिक्के भी आ गए। हाँ, और इसी दौर में छोटे छोटे जनपद आपस में लड़ने लगे या उनका विलय होने लगा और वे बड़े राज्यों में बदल गए जिन्हें कहा गया महाजनपद। महाजनपद। हाँ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। इनमें से मगध, कोसल, अवंती और वत्स सबसे ताकतवर बनकर उभरे। हड़प्पा के बाद ये भारत में शहरीकरण का दूसरा दौर था, द्वितीय नगरीकरण। और ये वही दौर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भी हुए। क्या इन नए धर्मों के उदय का इस सामाजिक आर्थिक बदलाव से कोई संबंध था? बिल्कुल, गहरा संबंध था। जैसा मैंने कहा, उत्तर वैदिक काल के बढ़ते कर्मकांड, यज्ञों में बड़े पैमाने पर होने वाली पशु बलि। अब सोचिए, बैल खेती के लिए कितने जरूरी थे और उन्हें यज्ञ में मारा जा रहा था, तो ये कृषि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह था। हाँ, ये तो है। और वर्ण व्यवस्था की बढ़ती कठोरता, इन सबके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई। जैन और बौद्ध धर्म ने एक सरल, नैतिक और सबसे बढ़कर अहिंसक जीवन का रास्ता दिखाया। उन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी, वेदों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए। इन नए विचारों को वैश्य वर्ग यानी व्यापारी और धनी किसान का खास समर्थन मिला, क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से तो मजबूत हो रहे थे, लेकिन सामाजिक दर्जे में ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे थे। कुछ क्षत्रिय राजाओं ने भी इन्हें संरक्षण दिया, शायद ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए। अच्छा, तो महाजनपदों की आपसी लड़ाई में आखिरकार मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और उसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य, इनकी कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। फिर सम्राट अशोक आए, जिनका साम्राज्य लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया था। आखिर मगध में ऐसा क्या खास था कि वो इतना शक्तिशाली बन गया? मगध के पास कई चीजें थीं जो उसके पक्ष में गईं। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत सुरक्षित थी। पुरानी राजधानी राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। नई राजधानी पाटलिपुत्र वो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी। एक तरह से जल दुर्ग जैसा था। सुरक्षित। दूसरा, गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन से भारी राजस्व मिलता था। तीसरा, पास में ही छोटा नागपुर का पठार था, जहां से लोहा आसानी से मिल जाता था। इससे बेहतर हथियार और खेती के औजार बनते थे। लोहा मतलब मजबूत सेना और अच्छी खेती। एग्जैक्टली। चौथा,
वहां के जंगलों से बड़ी संख्या में हाथी मिल जाते थे, जो सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग थे उस जमाने में। और पांचवां, और शायद सबसे जरूरी, उसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी राजा मिले, और फिर मौर्य वंश में चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे योग्य शासक मिले। हाँ, शासकों का योग्य होना तो बहुत जरूरी है। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की नींव डाली, बिंदुसार ने उसे दक्षिण तक फैलाया, और अशोक ने कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और धम्म यानी एक नैतिक आचार संहिता के प्रचार का रास्ता अपनाया। अशोक का धम्म, शांति, सहिष्णुता, जीवों पर दया, बड़ों का आदर, लोक कल्याण के काम, ये सिद्धांत तो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। क्या ये कोई नया धर्म था जो अशोक ने शुरू किया? नहीं, धम्म कोई नया धर्म नहीं था। इसे आप एक तरह की नैतिक आचार संहिता, अ कोड ऑफ कंडक्ट कह सकती हैं। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें शामिल थीं। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, उसमें अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते थे। हाँ, विविधता तो बहुत रही होगी। बिल्कुल। तो धम्म उन सबको एक साथ जोड़ने का, साम्राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने का एक जरिया था, एक प्रयास था। अशोक ने इसे पत्थरों पर, स्तंभों पर खुदवाकर जनता तक पहुंचाया, और धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी भी नियुक्त किए, जो धम्म का प्रचार करते थे और लोगों की नैतिक भलाई का ध्यान रखते थे। लेकिन इतना महान साम्राज्य भी ज्यादा समय तक टिका नहीं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया? क्या अशोक की धम्म नीति इसके लिए जिम्मेदार थे? कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। देखिए, सीधे तौर पर धम्म को जिम्मेदार ठहराना थोड़ा मुश्किल है। पतन के कई मिले जुले कारण थे। एक तो अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य और शक्तिशाली नहीं थे। दूसरा, इतना बड़ा साम्राज्य चलाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम था। दूर के जो प्रांत थे उन पर केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया होगा। तीसरा, सेना और प्रशासन पर होने वाले भारी खर्च से शायद अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि अशोक की जो शांतिप्रिय नीति थी और यज्ञों पर जो रोक लगाई गई थी, उससे शायद ब्राह्मण वर्ग थोड़ा नाराज हुआ और उसने बाद में शायद विद्रोह को हवा दी हो। अच्छा, ब्राह्मणों की नाराजगी भी एक कारण हो सकती है। हाँ, ये एक थ्योरी है। और उत्तर पश्चिम सीमा भी धीरे धीरे असुरक्षित हो गई थी। तो इन सब कारणों से अंततः 185 ईसा पूर्व के आसपास आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना का निरीक्षण करते समय मार दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। ओह, सेनापति ने ही राजा को मार दिया। हाँ। अच्छा, तो मौर्यों के जाने के बाद तो लगता है फिर से राजनीतिक बिखराव का दौर आ गया होगा, जिसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड। हाँ। उत्तर पश्चिम से लगातार हमले भी हुए, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये सब आए। हाँ, बिल्कुल। और देश के अंदर भी नई ताकतें उभरी। हाँ, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दौर था, इसमें कोई शक नहीं। उत्तर भारत में शुंग आए, फिर उनके बाद कण्व वंश आया। मध्य और पश्चिम भारत में सातवाहन बहुत शक्तिशाली होके उभरे। उधर कलिंग यानी आज के उड़ीसा में चेदी वंश के राजा खारवेल का उदय हुआ, जिनका हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस राजनीतिक बिखराव के बावजूद ये दौर व्यापार, शिल्प, कला और संस्कृति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारत का मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार खूब फला फूला इस जमाने में। अच्छा। हाँ, राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद अलग अलग संस्कृतियों का मेलजोल हुआ, जिससे गांधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ, जिनमें यूनानी, रोमन और भारतीय प्रभाव दिखता है। कुषाणों का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, खासकर कनिष्क का। उन्होंने भी तो एक बड़ा साम्राज्य बनाया था। और दक्कन में सातवाहनों की क्या भूमिका थी, और सुदूर दक्षिण में उस समय क्या चल रहा था? हाँ, कुषाण वे मध्य एशिया की यूची जनजाति से थे। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मथुरा और शायद बनारस तक एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। कनिष्क, जो लगभग 78 से 101 ईस्वी के बीच हुए, वे उनके सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को काफी संरक्षण दिया। कनिष्क और बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध संगीति भी इन्हीं के समय हुई थी। बिल्कुल। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय ही हुई थी, जहां बौद्ध धर्म दो मुख्य शाखाओं में बट गया, महायान और हीनयान। कुषाणों ने सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे व्यापार से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। अच्छा, और सातवाहन?
दूसरी तरफ दक्कन में सातवाहनों ने लगभग 3 सदियों तक राज किया। उनके पास पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और रोम के साथ उनका समुद्री व्यापार जोरों पर था। हमें खुदाई में बहुत से रोमन सिक्के और बर्तन मिले हैं जो इस बात का सबूत है। उन्होंने ब्राह्मण धर्म और प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया। और सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु, केरला। हाँ, सुदूर दक्षिण में लगभग इसी समय, मतलब मोटे तौर पर 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच संगम युग चल रहा था। यहाँ 3 राजवंश प्रमुख थे। केरल में चेर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर चोल और दक्षिणी तमिलनाडु में पांड्या। चेर, चोल, पांड्या। हाँ, इनका भी रोम के साथ मसालों, मोतियों और कीमती कपड़ों का खूब व्यापार होता था। संगम साहित्य, जो तमिल भाषा का प्राचीनतम काव्य है, वो हमें उस दौर के समाज, युद्धों और संस्कृति की बहुत अच्छी जानकारी देता है। तो मौर्यों के बाद फिर से एक बड़े साम्राज्य का दौर आया, गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। ये लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा। इसे तो भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, बड़े शक्तिशाली राजा हुए इस दौर में। हाँ, गुप्तों ने उत्तर भारत में फिर से एक बड़ी राजनीतिक एकता कायम की, जिससे देश में शांति और स्थिरता का माहौल बना। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों से साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उनकी प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद स्तंभ पर खुदी है, वो उनकी विजयों का पूरा ब्यौरा देती है। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हाँ, कुछ इतिहासकार कहते हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत से शक शासकों का अंत किया और विक्रमादित्य की उपाधि ली। माना जाता है कि उनके दरबार में नवरत्न थे। इसी दौर में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार हुए। आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली को विकसित किया, बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। वाह, विज्ञान में भी जबरदस्त प्रगति हुई। बिल्कुल। मंदिर निर्माण कला की नागर शैली का विकास इसी समय हुआ। अजंता और इलोरा की कुछ गुफाओं की चित्रकला भी इसी काल की मानी जाती है। संस्कृत भाषा और साहित्य का भी खूब विकास हुआ। तो इन सब सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण इसे स्वर्ण युग कहना काफी हद तक सही है। लेकिन ये स्वर्ण युग भी हमेशा नहीं रहा। इस महान साम्राज्य का पतन क्यों हुआ फिर? इसके पीछे भी कई कारण जमा होते गए। एक बड़ा कारण था 5वीं सदी के मध्य से उत्तर पश्चिम से हूणों के लगातार हमले होने लगे। हूण? हाँ, हूण। वे मध्य एशिया से आए खानाबदोश लड़ाके थे। स्कंदगुप्त जैसे कुछ शुरुआती गुप्त शासकों ने उन्हें सफलतापूर्वक रोका भी, लेकिन इन लगातार हमलों ने साम्राज्य की आर्थिक और सैनिक कमर तोड़ दी। व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर बाद के जो गुप्त शासक हुए, वे उतने शक्तिशाली और योग्य नहीं थे। उनमें आपस में भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था सामंतवाद का उदय। सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म? हाँ, गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को, मंदिरों को और अपने बड़े अधिकारियों को नकद वेतन की जगह जमीनें देनी शुरू कर दी। इसे भूमि अनुदान कहते हैं। धीरे धीरे ये जमीन पाने वाले लोग अपने अपने इलाकों में बहुत शक्तिशाली हो गए। वे अपनी सेना रखने लगे, टैक्स वसूलने लगे और केंद्रीय सत्ता को यानी राजा को चुनौती देने लगे। इससे राजा की शक्ति भी कम हुई और उसकी आय भी घट गई। ओह, तो राजा कमजोर होता गया। हाँ, और उधर रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, जिससे पश्चिमी देशों के साथ जो फायदेमंद व्यापार था उसमें भी गिरावट आई। इसने भी गुप्तों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया। तो इन सब वजहों से 6वीं सदी आते आते गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से छोटे छोटे राज्य बन गए होंगे, लेकिन फिर हरियाणा के थानेसर से वर्धन वंश का उदय हुआ और राजा हर्षवर्धन एक बड़ी ताकत बनकर उगे। 6 से 647 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली और बहुत जल्दी ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का महत्व अब कम हो गया था और कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का नया केंद्र बन गया। कन्नौज? उन्होंने सकलोत्तर पथनाथ यानी सारे उत्तर भारत के स्वामी जैसी उपाधि भी धारण की। वे खुद भी विद्वान थे। उन्होंने 3 संस्कृत नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका।
वे कला और साहित्य के बड़े संरक्षक भी थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग उन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग, उसने तो काफी कुछ लिखा है भारत के बारे में। हाँ, उसने हर्ष के साम्राज्य, उसकी राजधानी कन्नौज, नालंदा विश्वविद्यालय और तत्कालीन भारतीय समाज का बहुत विस्तार से आंखों देखा वर्णन किया है। पर क्या हर्षवर्धन पूरे भारत को एक कर पाए जैसे मौर्यों ने या कुछ हद तक गुप्तों ने किया था? और उनके बाद क्या हुआ? नहीं, हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षा तो थी कि वे दक्षिण में भी अपना साम्राज्य फैलाएं, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे दक्कन के शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। ये लड़ाई लगभग 618-19 ईस्वी में हुई थी। ये हार एक तरह से उनकी शक्ति की सीमा बन गई। अच्छा, दक्षिण में नहीं जा पाए। हाँ, और हर्षवर्धन का कोई बेटा या योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनका बनाया हुआ साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उत्तर भारत में एक बार फिर से राजनीतिक शून्यता और अस्थिरता का माहौल बन गया। फिर से बिखराव। हाँ, और इसी माहौल में आगे चलकर 8वीं शताब्दी के आसपास उसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला। पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, पूर्व से बंगाल के पाल और दक्कन से राष्ट्रकूट। इसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। उधर दक्कन में चालुक्य और सुदूर दक्षिण में पल्लव इस समय प्रमुख शक्तियां थीं। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का ये लंबा अध्याय समाप्त होता है और मध्यकाल की आहट सुनाई देने लगती है। तो ये थी हजारों सालों की एक झलक। क्या सफर था! पाषाण युग की गुफाओं से हर्षवर्धन के कन्नौज तक, शिकार से खेती, फिर गांव से शहर, कवियों से साम्राज्य, पत्थर से लोहा और कांसा, कर्मकांड से नए दार्शनिक विचार। कितना कुछ बदल गया इन सदियों में। बिल्कुल, हर दौर अपनी पहले वाले दौर की बुनियाद पर खड़ा हुआ। हमने देखा कि कैसे नदियों की घाटियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया और पाला, कैसे धातुओं के ज्ञान ने, जैसे पहले तांबा, फिर कांसा और फिर लोहा, इसने इंसानी क्षमता को कितना बढ़ाया, कैसे अतिरिक्त उत्पादन ने समाजों को ज्यादा जटिल बनाया, और कैसे बड़े साम्राज्यों के सामने हमेशा एकता बनाए रखने की चुनौती रही। आज का जो भारत है वो इन्हीं प्राचीन जड़ों से विकसित हुआ है। हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सोच, सब पर इस लंबे अतीत के गहरी छाप है। सचमुच, इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये वर्तमान को समझने की कुंजी भी है, और शायद भविष्य के लिए कुछ सबक भी। क्या हड़प्पा के पतन की कहानी में आज के पर्यावरण संतुलन के लिए कोई संदेश छिपा है? क्या मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के सामने जो केंद्रीकरण और नियंत्रण की चुनौतियां आईं, वो आज भी किसी न किसी रूप में प्रासंगिक हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। इन्हीं सवालों पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।